26 नवंबर 2008 रात थोड़ी ज्यादा काली लग रही थी जब सड़कें गोलियों की आवाजों और धमाकों से गूंज उठी। लेकिन गोलियों की उन डरावनी आवाजों में भी एक दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि चलती कार के अंदर जैसे आतंकवादियों ने हाईजैक किया था, उसमें अपने साथियों की लाशों के बीच एक मुंबई पुलिसकर्मी जाधव अभी भी सांसें ले रहा था। और जब वायरलेस फोन बजा, उसने कांपते लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हेलो, मैं सालस्कर साहब का अरुण जाधव हूँ। लेकिन वो इस जिंदगी और मौत के हालात में आखिर पहुँचे कैसे और बच निकलने में आखिर मदद क्या मिली? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2 दशक पहले 1988 युवा जाधव मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर शामिल हुए। लेकिन उससे भी गौरवान्वित वाली बात यह थी कि वे इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, मुंबई के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की परछाई बने। बता दें, सालस्कर ने 75 से भी ज्यादा गैंगस्टरों को मौत के घाट उतारा था, जिनमें से कई तो अरुण गवली गैंग के खूंखार लोग भी थे। और ये सब जाधव की जानकारी की वजह से ही था कि इंस्पेक्टर ऑपरेशन की प्लानिंग ठीक से कर पाते थे। जाधव के साथ मिलकर इन्होंने 13 सालों में 50 से ज्यादा खतरनाक एनकाउंटर्स किए। वैसे इन सभी एनकाउंटर्स के दौरान जाधव को भी 2 बार गोली लगी, हालांकि वो बच गए। लेकिन अब उन्हें कहाँ पता था कि ये वाली रात पहले से कहीं ज्यादा अंधेरी होने वाली थी। बहरहाल, अब जब 26 नवंबर की शाम को जाधव अपनी पत्नी अश्विनी और अपने 3 बच्चों के साथ थोड़े सुकून के पल बिता रहे थे कि तभी फोन बजता है और दूसरी तरफ सालस्कर थे। अरुण, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी कभी कोलाबा स्टेशन पहुंचो, जल्दी। जाधव तुरंत तैयार हो गए, अपने परिवार को बाय बोले और ड्यूटी के लिए रवाना हो गए। फिर कोलाबा स्टेशन पर पहुंच के जो उन्होंने नजारा देखा, उसे देख वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि सालस्कर सर के साथ एटीएस चीफ हेमंत करकरे और एडिशनल कमिश्नर अशोक कामते खड़े थे। और उनकी ब्रीफिंग सुनने के बाद जाधव का खून तो जम सा गया। 2 आतंकवादियों ने कामा हॉस्पिटल पर हमला किया है। सीनियर इंस्पेक्टर सदानंद दाते पहले से ही लोकेशन पर हैं। इसके बाद सभी जल्दी से एक सफेद टोयोटा क्वालिस में चढ़े। सालस्कर ने स्टीयरिंग संभाली, कामटे आगे, करकरे बीच में और 4 कांस्टेबल पीछे। वे जल्दी ही रंग भवन लेन पहुंचे, कोमा हॉस्पिटल से बस 200 मीटर दूर। जानकारी मिली थी कि कुछ पुलिस ऑफिसर जो पहले अफसर दवे के साथ हॉस्पिटल में घुसे थे, ऊपर की मंजिल से आ रही गोलियों से निपट रहे थे। खैर, अब यहाँ आतंकवादियों की नजरों से बचने के लिए उन्होंने डिम हेडलाइट्स के साथ धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछारें होने लगी। 2 छिपे हुए आतंकवादी पेड़ के पीछे से कूद पड़े और बस कुछ ही पलों में उन्होंने अपनी 2 मैगजीन उन पर खाली कर दी। गाड़ी को गोलियों के ताबूत में बदल दिया। करकरे को छाती में गोली लगी, वे तुरंत गिर गए। कामते पैसेंजर सीट पर गिरे और बुरी तरह घायल हो गए। इस तरफ सालस्कर, जो कि अनगिनत एनकाउंटर्स के दिग्गज थे, वे स्टीयरिंग पर ही रह गए। पीछे के 2 कांस्टेबल भी तुरंत मारे गए। तीसरा योगेश पाटिल बुरी तरह से घायल था, लेकिन जिंदा था। जबकि जाधव को 5 गोलियां लगी, जो उसके कंधों और बाजू में घुस गई। काफी खून बहने और भारी दर्द के बावजूद जाधव जिंदगी से लड़ता रहा। दोस्तों, इन सभी को अंदाजा नहीं था कि ये वही 2 कामा हॉस्पिटल वाले आतंकवादी थे जिन्होंने इन पर घात लगा के हमला किया था। क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि ये आतंकवादी पहले ही हॉस्पिटल से निकल चुके थे और हॉस्पिटल के पीछे गली में छुपे हुए थे। खैर, यहाँ आतंकवादियों ने फिर अफसरों की लाशों को आगे, फिर बीच की सीट से घसीटा और उन्हें सड़क पर फेंक दिया। एक ने तो मजाक भी उड़ाया, बस देख रहे हो, अफसरों ने तो बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं पहनी है। फिर वे बाकी बचे पुलिस कर्मियों को सबसे पीछे वाली सीट से बाहर निकालने के लिए भी आए, लेकिन वे दरवाजा नहीं खोल सके। ये साले दरवाजे को क्या हो गया? इनकी लाशें अटक गई होगी, चलो गाड़ी ही ले चलते हैं। फिर ये मानते हुए कि सभी मर चुके हैं, आतंकवादियों ने गाड़ी ली और भाग गए। अचानक मरते हुए कांस्टेबल योगेश पाटिल की जेब में एक मोबाइल फोन बजने लगा। उस तेज आवाज ने खामोशी तोड़ दी और पैसेंजर सीट पर बैठा बंदूकधारी मुड़ा और पीछे की तरफ बेतहाशा गोलियों की बौछार करने लगा। गोलियों ने बीच की सीट को चीर दिया। बदकिस्मती से पाटिल भी शहीद हो गए। बता दें, इसके बाद ये आतंकवादी बेतहा बिना किसी दिशा के गाड़ी चलाते रहे, यहाँ तक कि इन्होंने राहगीरों पर भी गोलियां बरसाई। लेकिन मेट्रो सिनेमा के पास पुलिस की एक गोली उनकी गाड़ी में लगी और उनका टायर पंचर हो गया। मगर फिर भी बंदूकधारी इसे लगभग 20 मिनट तक और चलाते रहे, जब तक कि पंक्चर टायर पूरा घिस नहीं गया। आखिरकार आतंकवादियों ने इस लंगड़ी गाड़ी को छोड़ दिया और एक दूसरी गुजरती स्कोडा गाड़ी को हाईजैक कर लिया। मगर इन सालों को ये नहीं पता था कि उन्होंने अपना सबसे खतरनाक गवाह पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि अपने साथियों की लाशों के बीच जाधव पूरे समय जिंदा था। जी हाँ, और जब उन्होंने पीछे फायर किया था तो किस्मत से गोलियां जाधव के इंच भर की दूरी से निकल गई और उस समय भी जाधव जिंदगी से लड़ रहे थे। बहरहाल,
अब जैसे ही आतंकवादियों ने पंक्चर गाड़ी को छोड़ा, जाधव ने अपनी हर औस ताकत इकट्ठा की और अपने वायरलेस रिसीवर तक पहुंचा। मैं सालस्कर साहब का जाधव हूँ। वो आतंकवादी ने एक गाड़ी छीन ली है और नरीमन पॉइंट की तरफ भाग रहे हैं। जाधव की इस जानकारी से 2 मिनट के अंदर पुलिस ने रोड ब्लॉक कर दी। उसके बाद जो गोलीबारी हुई उसमें एक आतंकवादी तुरंत मारा गया और दूसरा आतंकवादी, जैसा कि आप सब जानते हैं, 26/11 ऑपरेशन में अकेला जिंदा पकड़ा गया। अब यहाँ सड़क के बीच में फंसी पुलिस की एसयूवी पर जाधव किसी तरह गाड़ी से बाहर आए, खून से लथपथ। लेकिन अभी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब उनके पास पुलिस रेस्क्यू टीम पहुंची, उन्होंने गोलियों से छल्ली गाड़ी के पास खून से लथपथ एक आदमी को पड़े देखा और उस पर बंदूक तान दी। संभाल के, यह आतंकवादी हो सकता है। फिर किसी एक ने उन्हें पहचाना। अरे ये तो अपना कांस्टेबल जाधव है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। तब जाके जाधव को उस काली रात में कुछ सुकून के पल नसीब हुए। यहाँ जाधव की पत्नी और उनके 3 छोटे बच्चे, जो पूरी रात टीवी पर हमलों की खबर देख रहे थे, उन्होंने हमले और सालस्कर की मौत की खबर सुनकर उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन घंटों बाद सुबह 3:30 बजे जब जाधव ने अपनी पत्नी अश्विनी को फोन किया, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। जाधव को फिर जल्दी से सर्जरी के लिए ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी बाजू और कंधों से 5 गोलियां निकाली। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान थे कि इस बुरे अनुभव के बावजूद भी वे शॉक में नहीं गए। लेकिन दोस्तों, ये अकेला चमत्कार नहीं था, क्योंकि बाद में जाधव मुख्य गवाह बना और जेल में किसी और को नहीं बल्कि अजमल कसाब को पहचाना और जजों को अपना दिल दहलाने वाला बयान दिया, जिसके बाद कसाब का अंत तय कर दिया गया। उसे 86 आरोपों में दोषी ठहराया गया। बाद में मई 2010 में उसे मौत की सजा सुनाई गई और 2 साल बाद पुणे शहर के एक जेल में उसे फांसी दे दी गई। जाधव को भी उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रपति का वीरता अवार्ड मिला और उनकी बेटी को सरकारी नौकरी। दोस्तों, बता दें, यहाँ एक और बड़ा विवाद खड़ा हुआ जब पता चला कि 4 पुलिस कर्मियों में से केवल एक ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, जो कि थी ATS चीफ करकरे के पास। लेकिन वो भी घटिया किस्म की थी, जिसने AK-47 की गोलियां तक को नहीं रोका, जिस वजह से वे शहीद हो गए। साथ ही बता दें, बाद में जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो जैकेट रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और ये केवल उनकी पत्नी कविता की RTI और एक मुंबई एक्टिविस्ट की अलग PIL के बाद ही था कि 9 साल बाद ये खुलासा हुआ कि जैकेट को हॉस्पिटल में एक कूड़ेदान में फेंक दिया गया था और उसकी जांच तक नहीं की गई थी। लेकिन दोस्तों, हमारे हीरो जाधव के लिए इतने सालों बाद भी जिंदगी में कुछ खासा बदलाव नहीं आया। वे अभी भी गैंगस्टर और वसूली करने वालों और कार चोरों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कांस्टेबल के तौर पर नहीं, क्योंकि उन्होंने बाद में डिपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर किया और अब सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। मगर अब भी बुरे सपने और अपने साथियों की यादें उनके जहन में बसी हुई हैं। रातों के दौरान जब भी मैं उठता हूँ तो अक्सर दोबारा सो नहीं पाता। मगर अब क्योंकि जाधव जी जिंदा हैं, उनकी कहानी जिंदा है, न्याय जिंदा है। उन सभी बहादुरों को श्रद्धांजलि जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाई, और 26/11 मुंबई हमलों में मारे गए 167 निर्दोष लोगों को भी श्रद्धांजलि। लेकिन उनकी यादें अरुण जाधव जैसे बचे लोगों के साहस के माध्यम से जीवित रहेंगी। बिस्बो की शायरी। घायल चोटिल थे लहूलुहान, पर जाधव हुए न पस्त, लगा कॉल किया इन्फॉर्म, जहां कर रहे आतंकी गश्त। बिस्बो करता है सल्यूट जो लड़े देश के नाम, हर आतंकी रहना खबरदार, ये है भारत और उसके वीर जवान। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।